नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरीके से आप हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल के साथ साथ विश्वास को तोड़ा जाता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। जैसे हम सपोज दैट मान लेते हैं कि हम लोग कहीं काम करने जाते हैं, तो पहले क्या बताया जाता है, और जब हम वहाँ पर काम जब शुरू हो जाता है, शुरू कर देते हैं, उसके साथ में वर्क करने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, 1-2 महीने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। वो किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी गांव से हैं या किसी छोटे शहर से हैं, आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं किसी कंपनी में या किसी ठेकेदार के यहाँ, ठीक है। वो होता क्या है, जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो तो उनको समय पर सैलरी, सारे कुछ फैसिलिटी मिल जाती हैं, लेकिन जो कंपनियां एक्चुअली में करती क्या है कि कुछ वर्क अपने करते हैं, खुद के उनके एम्प्लॉय होते हैं, और कुछ वर्क वो बाहर देती हैं करने के लिए, ठीक है। उनका टेंडरिंग करती हैं, वेंडरशिप बनाती हैं। तो वो करती क्या है कि वेंडरशिप देती हैं। जब वेंडरशिप देती हैं तो होता क्या है कि वेंडरशिप के साथ में जो भी लोग काम करते हैं, उनके साथ में जो भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के जो पैसे हैं, जो सैलरी है, जो सैलरी स्लिप है, जो पीएफ है, शुरू में तो वो लोग बोलता है कि हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, सारा कुछ देंगे, लेकिन वो लोग देता नहीं है। शुरुआती दौर में वो लोग क्या बोलता है कि हम आपको सारा कुछ देंगे, लेकिन कब देंगे, आपको 1 महीने के बाद में ऑफर लेटर देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वेंडर जो दे देते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम ऐसा ही होते हैं जो नहीं देते हैं। जब महीने भर आप काम कर लेते हैं, तब आप उनसे बोलते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं, कुछ लोग देते भी है तो उसमें क्या करते हैं, जो आपको ऑफर लेटर देते हैं वो आपको सीधे मेल पर नहीं देते हैं, वो देते हैं व्हाट्सएप पे देंगे आपको। ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट्सएप पे देंगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं जाता है। अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई भी करते हैं, उन पर कंप्लेन भी करते हैं, तो व्हाट्सएप को गवर्नमेंट प्रूफ के तौर पर नहीं मानती है, लेकिन ईमेल से अगर कोई भी चीज़ किया हुआ है तो उसका प्रूफ माना जाता है, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरी बात, वो लोग देते ही नहीं है, मैक्सिमम तो लोग देते ही नहीं, ऑफर लेटर देते ही नहीं है। दूसरी बात, जो वेंडरशिप आपको नहीं देता है, ऑफर लेटर नहीं देता, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका सैलरी स्लिप देगा। सैलरी स्लिप तो देता ही नहीं है।
ठीक है। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का इन लोगों का जो ड्यूरेशन होता है 10 से 15 के बीच में लोग बोलता है, हम 10 से 15 के बीच में आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं। उसको ये लोग खींच कर ले जाते हैं 25 तक। जो 10 से 15 का ड्यूरेशन था देने का, सैलरी पेमेंट देने का, उसको कहाँ से लेगा, 20 से 25 के बीच में लेगा। 20 से 25 के बीच में आपको सैलरी देगा। अब आप लोग ये सोचिए, एक तो कम सैलरी, दूसरी बात 20 से 25 के बीच में देना। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है कि अगर आप कोई दूसरा वर्क करना चाहें या कहीं जाना चाहें जहां आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते। रीज़न क्या है कि ये लोग 1 महीने की सैलरी यानी 25 दिन की सैलरी अपने पास रखता है, ताकि कोई जाना भी चाहे तो न जा पाए। अगर जा रहा है जाए तो 25 दिन का सैलरी उसके पास में रहे। इस तरीके से लोग कारनामा करते हैं। और इन लोगों को ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग प्रोप्राइटरशिप ले लेते हैं और उसी प्रोप्राइटरशिप के जरिए ये लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट की टैक्स भी भरते हैं, ठीक है। लेकिन जब एम्प्लॉय की बात आती है तो वहाँ पर वो लोग काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के अनुसार काम नहीं करते हैं, बहुत ही झोल झाल कर देते हैं। लेकिन काम आपसे पूरा कराएंगे, काम तो आपको पूरा ही करना है। फिर जब आप किसी काम आपसे किसी कोई गलती हो जाती है तो वो लोग उस समय में पूरा रूल रेगुलेशन ऐसा आपको बताएंगे जैसे कि सरकारी जो कंपनी है वो भी फेल है, इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो कोई गलती हुआ बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सुधार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम वर्क होने के बाद जब आपको सैलरी ना मिले, आपको सैलरी स्लिप ना मिले, आपको पीएफ ना मिले, तो दर्द तो होगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैक्सिमम लेबर किस राज्य के हैं? भारत में मैक्सिमम लेबर किस राज्य के हैं? 2-3 राज्य के हैं। पहला नंबर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बाकी और भी राज्य हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है राज्य हैं लेबर के? हम इसको बोलें कि बिहार लेबर उत्पादन करता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं? आखिर लेबर बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ है लेबर बनाने में हम लोगों का स्वयं खुद का। रीज़न क्या है कि हम लोग जब भी वोट करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ऊपर से इसके अलावे पैसे लेकर वोट करते हैं, मुर्गा खाकर वोट करते हैं, दारू खाकर वोट करते हैं, वोट देते हैं। तो मेन चीज़ ये रीज़न है। जो लोग मुर्गा खाते हैं, दारू खाते हैं, उनके दिए हुए पैसों से वो उम्मीद करते हैं कि 5 साल तक हमारे नेताजी काम करेंगे हमारे लिए। कैसे करेंगे? अब किस मुंह से नेताजी को बोलेंगे कि ये नेताजी है, हमारा काम कर दीजिए? नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि नेताजी को पता है कि हमने चुनाव के समय में आपको पैसे दिए थे, आपको दारू पिलाया था, आपको मुर्गा खिलाया था। और हम लोग भी कहते हैं कि नेताजी काम ही कुछ नहीं करते। कहाँ से करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने नेताजी से कभी उस तरह का डिमांड किया ही नहीं, कभी उनसे मांगा ही नहीं।
तो वो लोग काम भी नहीं करते हैं, फिर हम नेताओं को दोष देते हैं, फिर कहते हैं ये हमारी जाति का है, भले काम करे या ना करे, हमारी जाति का है, हम इसको जिताएंगे। जब जाति के नाम पर हम वोट करेंगे तो फिर वही होगा भेड़िया दशा। जिस तरह से हम काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जिस तरह से ट्रेन में हम लोग जब भी आते जाते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, भर भर के बोरे भूसे की तरह जैसे भरा जाता है, उस तरह से आदमी ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। कहाँ का? बिहार का। और जितने भी लोग भर भर के ट्रेनों में भर भर के आते जाते हैं वो सभी बिहारी ही होते हैं, मैक्सिमम तो बिहारी ही होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग धर्म जाति के नाम पर वोट देते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे तो पता है लोग क्या बोलता है? आप देखिए, ये भी आ गए चुनाव लड़ने, मतलब उनको तो लोग हरा ही देता है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी जानकार व्यक्ति है, उसको हर लोग हरा देता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों आएगा भाई बिहार में? इस वजह से नहीं आता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बिहार में IAS IPS मैक्सिमम निकलते हैं। कहाँ से? बिहार से। क्या हम लोगों ने एक बार भी सोचा है जो IAS IPS इतने बिहार से निकलते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसे हो जाते हैं तो कहते हैं आई एम नॉट फ्रॉम इन बिहार, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन गोवा। बहुत अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं। कभी अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए कभी विकास नहीं करना चाहते, नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी जिम्मेदार हमारा बिहार का समाज ही है। आप भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप भी नेतागिरी में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन जो लोग भी हैं IAS IPS जिनके पास पैसे हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, उनको बिहारी करने में शर्म लगता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को बदलना होगा। पता नहीं, एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, दो व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग मिलकर अगर इस पर काम करेंगे, इस पर आवाज़ उठाएंगे, तो ये जरूर बदल सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एजुकेशन से, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से। और पढ़ाई लिखाई से कैसे होगी? जब हम पहली क्लास में होते हैं, पहली क्लास का बच्चा है, उसको हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। जब गरीब का जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जो थोड़ा सा पैसे वाला है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, अगर उन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जिस दिन पढ़ने लगा, उस दिन हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। और जब शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी तो गरीबों के बच्चों के भी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर नेता के बच्चे और बिहार के गरीबों का बच्चे एक साथ जब पढ़ेंगे तो स्कूलों की स्थिति 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% सुधर जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन फिर सोचेंगे कि नेता लोगों के पास पैसे, अफसर लोगों के पास पैसे, वो क्यों आएंगे? क्योंकि नेताओं से इस तरह का मांग होना चाहिए। जो भी नेता आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए, उनसे ये सवाल आप लोग कीजिए
इस तरह का सवाल जरूर उनसे पूछिए कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया है, हम आपको वोट क्यों दें। तो बोलेंगे कि हम काम करेंगे। तो अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया? जो रह चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नए हैं, जो नए इलेक्शन में खड़े हों, उनसे तो हम नहीं कर सकते इस तरह का बात, क्योंकि वो तो बोल देंगे कि मैं तो नहीं हूँ। बात भी सही है, वो तो नहीं है। लेकिन जो नहीं है उनसे हम ये सवाल करते कि आपका 5 साल का विजन क्या है, क्या करेंगे, ये सवाल जरूर उनसे पूछ सकते हैं। तो हम अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अराइज करेंगे, तो धीरे धीरे समाज में कुछ बदलाव होगा और बिहार, समय लगेगा लेकिन बिहार धीरे धीरे आगे अपने पथ की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेताओं से ये सवाल जरूर आप करें कि हम लोग भर कर बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो ना हम लोग सही ढंग से पैसे मिल पाते हैं, ना हम लोग अपनी व्यवस्था को ऊपर बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कम पैसे के साथ मिलने, जब कम सैलरी मिलती है तो जो रूम का किराया होता है वो भी ज़्यादा होता है, खाने पीने के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। जो अपने बिहार में चावल की जो कीमत है बहुत ही कम है। दिल्ली में 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक भी चावल है। अगर मिनिमम की बात करें 40 रुपये, और कहाँ उधर 17-18 रुपये किलो चावल बिहार में अपने। एवरेज की बात करें तो डबल। फिर लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च का डबल हो जाएगा, तो इतना नहीं होना चाहिए। अगर यही कंपनी, अगर बड़ी कंपनी बिहार में नहीं जा रही है तो छोटी कंपनी बिहार में जाए, तो उससे क्या होगा, जब वहाँ पर रहेगी तो आपका रूम का खर्च बचेगा। जब रूम का खर्च बचेगा तो वो विकास के काम में यूज होगा। अगर एक बार बीमार पड़ गए तो जो भी आपने बचा कर रखा वो सब स्वाहा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का नेताओं से सवाल जरूर करें। यही हम आप लोगों से चाहते हैं, कोई भी नेता आए इस तरह का क्वेश्चन जरूर करें, तभी धीरे धीरे कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं तो फिर जैसे चल रहा वैसे चलेगा ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।